दी लाउड बिहार आप इस चैनल से जोड़कर रोजाना ताज़ा अपडेट पा सकते हैं। जैसे दिन भर की ताज़ा खबर, सरकार की नई योजनाएं, नए नियम, स्कूल कॉलेज स्कॉलरशिप, रोजगार। राहुल गांधी का बिहार दौरा, ओबीसी और ईबीसी समुदायों से संवाद, दशरथ मांझी के गांव का भी किया दौरा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को बिहार के गया और राजगीर क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग, ईबीसी के छात्रों और महिलाओं से सीधा संवाद स्थापित किया। राहुल गांधी का यह दौरा सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण के एजेंडे को सामने लाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राहुल गांधी ने गया में आयोजित एक संवाद कार्यक्रम में कहा कि हमारा उद्देश्य है कि समाज के सबसे कमजोर तबके को सशक्त किया जाए। जब तक ओबीसी और ईबीसी समुदायों को पूरा सम्मान और अवसर नहीं मिलेगा, तब तक देश का विकास अधूरा रहेगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्रों और महिलाओं की भागीदारी देखने को मिली। उन्होंने शिक्षा, बेरोजगारी, आरक्षण और लैंगिक असमानता जैसे मुद्दों पर राहुल गांधी से सवाल पूछे। राहुल ने प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देते हुए कांग्रेस पार्टी की नीतियों को विस्तार से समझाया। इसके पश्चात राहुल गांधी ने गया जिले में स्थित गहलौर गांव का भी दौरा किया, जो प्रसिद्ध पहाड़ पुरुष दशरथ मांझी का पैतृक गांव है। राहुल ने मांझी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनके परिवार से भेंट कर सामाजिक संघर्ष की प्रेरणा को याद किया। दशरथ मांझी को याद करते हुए राहुल ने कहा, उन्होंने अकेले पहाड़ काट कर रास्ता बनाया। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि इच्छा शक्ति से किसी भी असंभव को संभव बनाया जा सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राहुल गांधी का यह दौरा आगामी विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है, जिसमें ओबीसी-ईबीसी वोट बैंक को साधने का प्रयास स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा जैसे विषयों पर फोकस करते हुए कांग्रेस नेतृत्व बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करना चाहता है। राहुल गांधी के साथ पार्टी के कई स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर क्षेत्र की समस्याओं को सुना और समाधान का आश्वासन दिया। नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा, एनडीए रणनीति और सीट बंटवारे पर चर्चा की अटकलें तेज। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे। उनके साथ पार्टी के दो वरिष्ठ नेता, जिन्हें राजनीतिक हलकों में चौधरी के नाम से पहचाना जाता है, भी मौजूद रहे। इस दौरे को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के तहत सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर बेहद अहम माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा के दौरान उनकी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की संभावना है। हालांकि आधिकारिक कार्यक्रम की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात को एनडीए के भीतर तालमेल और साझा रणनीति बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब बिहार में विपक्षी गठबंधन में फूट के संकेत मिल रहे हैं और भाजपा अपने कोर वोट बैंक को संगठित करने में जुटी हुई है। ऐसे में जदयू और भाजपा के बीच सीट बंटवारे, साझा प्रचार अभियान और संभावित चेहरों को लेकर मंथन शुरू हो चुका है। गौरतलब है कि नीतीश कुमार पिछले कुछ महीनों से केंद्र और राज्य स्तर की राजनीति में बार बार सुर्खियों में रहे हैं, कभी इंडिया गठबंधन से अलग होने को लेकर, तो कभी बीजेपी में घर वापसी के बाद से। अब उनकी यह यात्रा इस ओर संकेत करती है कि जदयू एनडीए के साथ मिलकर 2025 विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जदयू और भाजपा के बीच तालमेल को मजबूत करने के लिए सीटों का स्पष्ट बंटवारा और साझा एजेंडा तय करना आवश्यक है। इस दिशा में यह दौरा शुरुआती लेकिन निर्णायक कदम हो सकता है। नीतीश कुमार की इस यात्रा को लेकर जदयू की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन पार्टी सूत्रों का कहना है कि जल्द ही साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस या औपचारिक घोषणा की जा सकती है। तेज प्रताप यादव की नई राजनीतिक पहल, नई पार्टी की अटकलों से लालू परिवार में हलचल। राष्ट्रीय जनता दल राजद के वरिष्ठ नेता और लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर अपनी नई राजनीतिक पारी के संकेत दिए हैं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वे एक नए ऑफिस में प्रवेश करते और पूजा करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के बाद से बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और नई राजनीतिक पार्टी के गठन की अटकलें फिर से उठने लगी हैं। वीडियो में तेज प्रताप को पारंपरिक वेशभूषा में अपने समर्थकों के साथ एक नए दफ्तर में जाते देखा गया, जहां उन्होंने भगवान शिव की मूर्ति के सामने आरती की और तिलक लगाकर ऑफिस का शुभारंभ किया। वीडियो के साथ उन्होंने कोई स्पष्ट राजनीतिक घोषणा नहीं की, लेकिन कैप्शन में उन्होंने लिखा, नई शुरुआत, नया रास्ता, जनसेवा के लिए समर्पित।
इस संकेतात्मक बयान को लेकर राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि तेज प्रताप यादव अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा चुके हैं। परिवार और पार्टी में हलचल। तेज प्रताप की यह पहल राजद और लालू परिवार के भीतर संभावित खींचतान को भी उजागर करती है। ज्ञात हो कि पार्टी में तेजस्वी यादव को उत्तराधिकारी मानने की प्रक्रिया वर्षों पहले ही शुरू हो चुकी है और अब राजद की रणनीतियों और फैसलों में तेज प्रताप की भूमिका सीमित हो गई है। हालांकि इससे पहले भी तेज प्रताप यादव ने लॉर्ड कृष्णा, छोटे पंडित जैसी छवियां गढ़कर मीडिया में चर्चा बटोरी थी, लेकिन अब उनका यह कदम ज्यादा सुनियोजित और राजनीतिक प्रतीत हो रहा है। संभावित समीकरण और नई पार्टी। राजनीतिक हलकों में यह सवाल गर्म है कि क्या तेज प्रताप नई पार्टी बनाएंगे या राजद के भीतर एक वैकल्पिक मंच तैयार करेंगे। कुछ विश्लेषकों का यह भी मानना है कि यह कदम आगामी विधानसभा चुनावों से पहले राजद नेतृत्व पर दबाव बनाने की रणनीति भी हो सकती है। राजद की ओर से इस पूरे घटनाक्रम पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। हालांकि पार्टी के कुछ अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि तेज प्रताप की गतिविधियों पर शीर्ष नेतृत्व नजर बनाए हुए है। तेज प्रताप यादव की यह नई पहल न केवल राजद की भीतरी राजनीति में हलचल पैदा कर रही है, बल्कि आने वाले दिनों में बिहार की विपक्षी राजनीति में एक नया मोड़ भी ला सकती है। क्या यह एक राजनीतिक स्टंट है या वाकई में कोई नई पार्टी सामने आने वाली है, इसका जवाब आने वाले कुछ हफ्तों में सामने आ सकता है। बिहार में तीसरे मोर्चे की संभावना। बिहार चुनाव 2025 की तैयारी तेज। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नजदीक आ रहा है, राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में नई हलचल देखने को मिल रही है। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान दोनों ही अपनी अपनी रणनीतियों के साथ मैदान में सक्रिय नजर आ रहे हैं। इन दोनों नेताओं की सक्रियता न सिर्फ पारंपरिक दलों के समीकरणों को चुनौती दे रही है, बल्कि राज्य की राजनीति में तीसरे मोर्चे की संभावनाओं को भी हवा दे रही है। प्रशांत किशोर की जन सुराज यात्रा का दूसरा चरण। प्रशांत किशोर, जो जन सुराज अभियान के तहत बिहार के गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद कर रहे हैं, अब इस यात्रा के दूसरे चरण में प्रवेश कर चुके हैं। उनकी सभाओं में बड़ी संख्या में युवा, शिक्षित, बेरोजगार और ग्रामीण मतदाता जुट रहे हैं। हाल ही में किशोर ने कहा, बिहार की राजनीति जाति, धर्म और अपराध से ऊपर उठकर विकास और सुशासन के मुद्दों पर होनी चाहिए। हम सत्ता नहीं, सिस्टम बदलने आए हैं। प्रशांत किशोर की रणनीति साफ है, नीचे से ऊपर की ओर संगठन निर्माण, स्वराज और पारदर्शिता की बात और पारंपरिक दलों से दूरी बनाए रखना। चिराग पासवान की बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नीति पर जोर। वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान ने एक बार फिर अपनी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नीति को लेकर जनसभाएं तेज कर दी है। एलजेपी रामविलास अब भी एनडीए में औपचारिक रूप से बनी हुई है, लेकिन सीट बंटवारे और नेतृत्व के सवालों को लेकर अंदरूनी चर्चाएं जोरों पर हैं। चिराग ने हाल ही में पूर्णिया और आरा में रैलियों को संबोधित करते हुए कहा, हम न तो किसी के पिछलगू हैं और न किसी के विरोधी। हमारा एजेंडा बिहार के युवाओं और विकास पर केंद्रित है। उनकी अपील विशेष रूप से दलित युवाओं और शहरी मतदाताओं के बीच असर डाल रही है। तीसरे विकल्प की जमीन तैयार। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि इन दोनों नेताओं की सक्रियता राजद भाजपा जैसे पारंपरिक ध्रुवों से असंतुष्ट मतदाताओं के लिए एक नया विकल्प तैयार कर रही है। हालांकि चुनावी समीकरणों पर इनकी सीटों पर जीत की क्षमता अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन वोट शेयर में सेंधमारी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। एक वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक के अनुसार प्रशांत किशोर वैचारिक मॉडल लेकर चल रहे हैं, जबकि चिराग पासवान एक राजनीतिक विरासत और पहचान के बल पर मैदान में हैं। दोनों का असर सीमित क्षेत्रीय स्तर पर तो हो सकता है, पर राज्यव्यापी प्रभाव अभी दूर की बात है। बिहार की राजनीति में जहां एक और बड़े दलों के गठबंधन और सीट बंटवारे की चर्चाएं चल रही हैं, वहीं दूसरी ओर प्रशांत किशोर और चिराग पासवान जैसे नेता एक अलग धारा तैयार करने की कोशिश में जुटे हैं। ये कोशिशें आने वाले चुनाव में किंगमेकर या डिसरप्टर के रूप में कैसे सामने आती हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। मुजफ्फरपुर में रेप पीड़िता के परिवार से मुलाकात पर विवाद, मंत्री की टिप्पणी ने बटोरी तीखी प्रतिक्रियाएं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक नाबालिग से हुए कथित बलात्कार के मामले में पीड़िता के परिवार से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार के एक मंत्री द्वारा की गई टिप्पणी पर विवाद खड़ा हो गया है। मंत्री का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे पीड़िता के परिजनों से कहते नजर आ रहे हैं, बेटा कसम खाओ। इस कथन को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मंत्री जी कथित रूप से पीड़िता के परिवार से एक तरह की सार्वजनिक सच्चाई की शपथ लेने को कहते दिख रहे हैं।
विपक्षी दलों ने इस बयान को न केवल असंवेदनशील बताया है, बल्कि इसे पीड़ित परिवार पर दबाव बनाने की कोशिश करार दिया है। विपक्ष का तीखा हमला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यह न केवल न्याय की प्रक्रिया का अपमान है, बल्कि पीड़ित परिवार की गरिमा को भी ठेस पहुंचाता है। बिहार सरकार को जवाब देना चाहिए कि मंत्री ऐसे अपमानजनक शब्द कैसे बोल सकते हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा, नीतीश जी, क्या यही है आपके सुशासन की परिभाषा? बलात्कार पीड़िता के परिजनों को ही कटघरे में खड़ा करना शर्मनाक है। मंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाए। प्रशासनिक प्रतिक्रिया। अब तक सरकार की ओर से इस वीडियो या बयान पर कोई औपचारिक स्पष्टीकरण नहीं आया है। हालांकि प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मंत्री की टिप्पणी की जांच की जा रही है और मुख्यमंत्री को स्थिति से अवगत कराया गया है। सामाजिक संगठनों की भी आलोचना। मानवाधिकार संगठनों और महिला कार्यकर्ताओं ने भी इस घटना की निंदा की है। पटना की एक महिला अधिवक्ता ने कहा, ऐसे मामलों में पीड़ित परिवार को समर्थन और संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है, न कि सार्वजनिक तौर पर शंका और अपमान का सामना करने की। मुजफ्फरपुर की यह घटना एक बार फिर यह सवाल उठाती है कि क्या सत्ता में बैठे लोगों को संवेदनशील आपराधिक मामलों में बोलते समय ज्यादा जिम्मेदारी नहीं दिखानी चाहिए? विपक्ष इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने की तैयारी कर रहा है और यह विवाद राजनीतिक रूप से और भी गर्मा सकता है। बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार पर बढ़ती चिंता। विधानसभा चुनाव से पहले कानून व्यवस्था बना सबसे बड़ा मुद्दा। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राज्य की राजनीति में अपराध और भ्रष्टाचार दो सबसे बड़े चुनावी मुद्दों के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। हाल ही में इंडिया टुडे वोटर द्वारा जारी एक सर्वेक्षण के नतीजों ने राज्य की सत्तारूढ़ सरकार के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। सर्वे के अनुसार 60% मतदाता राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को चुनाव का सबसे अहम मुद्दा मानते हैं, जबकि 55% मतदाता भ्रष्टाचार को लेकर गहरी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इन आंकड़ों ने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। तेजस्वी यादव का हमला। राजद नेता तेजस्वी यादव ने इन आंकड़ों को आधार बनाते हुए नीतीश कुमार सरकार पर सीधा हमला बोला है। एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा, बिहार में अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। यहाँ हर थाने, हर विभाग और हर ठेके में भ्रष्टाचार व्याप्त है। यह सरकार नहीं, सत्ता संरक्षित अपराध का गठबंधन है। तेजस्वी ने यह भी दावा किया कि उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव में इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी और जनता को एक वैकल्पिक साफ सुथरी सरकार देने का वादा करेगी। बढ़ते अपराध के हालिया उदाहरण। हाल के हफ्तों में राज्य में कई आपराधिक घटनाएं सामने आई हैं, चाहे वह पटना में दिनदहाड़े लूटपाट हो, गया में महिला से छेड़खानी की वायरल वीडियो क्लिप या आरा में हुए मर्डर केस। इन सभी घटनाओं ने प्रशासनिक विफलता की ओर इशारा किया है। विपक्ष का आरोप है कि पुलिस महकमा पूरी तरह से राजनीतिक हस्तक्षेप के अधीन है और अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। भ्रष्टाचार पर बढ़ता जन आक्रोश। बिहार में पंचायत से लेकर सचिवालय तक भ्रष्टाचार की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं। हाल में कई योजनाओं में फंड की हेराफेरी और ठेकेदारी प्रक्रिया में अनियमितताओं के मामले उजागर हुए हैं। विपक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री के स्तर पर सुशासन की बातें की जाती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। सत्ताधारी गठबंधन की प्रतिक्रिया। हालांकि अब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या भाजपा के प्रमुख नेताओं की ओर से इस सर्वेक्षण पर कोई सीधी टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन सरकार समर्थक सूत्र इसे राजनीतिक पूर्वाग्रह से प्रेरित बताकर खारिज कर रहे हैं। एनडीए के नेताओं का कहना है कि सरकार ने अपराध नियंत्रण और भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों को प्राथमिकता दी है और विपक्ष केवल चुनावी फायदा उठाने के लिए डर और भ्रम फैला रहा है। बिहार की राजनीति में कानून व्यवस्था बनाम सुशासन की बहस एक बार फिर केंद्रीय मुद्दा बन गई है। इंडिया टुडे वोटर सर्वे जैसे निष्कर्ष जनता की नब्ज को दर्शा रहे हैं और इस बात की ओर इशारा करते हैं कि 2025 के चुनाव में मतदाता इस बार जातीय समीकरण नहीं, बल्कि प्रशासनिक निष्पक्षता और पारदर्शिता को प्राथमिकता दे सकते हैं। बिहार में डोमिसाइल नीति की चर्चा तेज, हो सकते हैं बड़े ऐलान। बिहार की राजनीति में इन दिनों डोमिसाइल नीति, स्थानीय निवास नीति को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार इस नीति को लागू करने पर विचार कर रही है, जिससे सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों और सामाजिक कल्याण योजनाओं में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता मिल सके। यह नीति ऐसे समय पर चर्चा में आई है जब आगामी विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दल जनभावनाओं को साधने की कोशिश में जुटे हैं। जानकारों का मानना है कि यह कदम राज्य के युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी और बाहरी बनाम स्थानीय बहस को ध्यान में रखकर उठाया जा सकता है।
संभावित घोषणाओं पर सबकी नजरें। राज्य सरकार की ओर से 6 जून को 5 बड़े फैसलों या घोषणाओं की संभावना जताई जा रही है, हालांकि इनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सूत्रों का कहना है कि ये घोषणाएं युवा, शिक्षा, नौकरी, स्थानीय रोजगार नीति और महिला कल्याण से जुड़ी हो सकती हैं। वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों के बीच हाल के दिनों में कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, जिससे इन संभावनाओं को बल मिला है। हालांकि फिलहाल इन प्रस्तावों का मसौदा सार्वजनिक नहीं किया गया है। विपक्ष ने जताई आशंका। राजद और कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियों ने डोमिसाइल नीति को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। राजद प्रवक्ता ने कहा, यह युवाओं को गुमराह करने की एक और कोशिश है। सरकार पहले यह साफ करे कि पिछली नियुक्तियों और योजनाओं में स्थानीय युवाओं को कितना लाभ मिला है। वहीं कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार को सभी 5 प्रस्तावों का मसौदा सार्वजनिक कर जनमत लेना चाहिए। संभावित असर और राजनीतिक मायने। अगर डोमिसाइल नीति लागू होती है तो इसका सबसे बड़ा असर बिहार के नौकरीपेशा युवाओं और प्रतियोगी परीक्षा देने वालों पर पड़ेगा। साथ ही यह कदम झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों की नीति के समान माना जा सकता है, जहां पहले से स्थानीय निवास को आधार बनाकर सरकारी सुविधाएं देने का प्रावधान है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह नीति जहां स्थानीय वोट बैंक को साधने का प्रयास हो सकती है, वहीं इसके सामाजिक और प्रशासनिक प्रभावों को लेकर कई सवाल भी खड़े हो सकते हैं, जैसे कि बाहरी उम्मीदवारों के प्रति भेदभाव, संघीय ढांचे में असंतुलन और कोर्ट में संभावित चुनौती। बिहार सरकार की प्रस्तावित डोमिसाइल नीति और संभावित घोषणाएं राज्य की चुनावी राजनीति में बड़ा मोड़ ला सकती हैं। हालांकि यह देखना बाकी है कि इन नीतियों को केवल राजनीतिक हथकंडा माना जाएगा या स्थायी सुधार के रूप में देखा जाएगा। 8. बिहार के लिए केंद्र की घोषणाएं बनाम अधूरी मांगे, मखाना बोर्ड से लेकर पूर्णिया एयरपोर्ट तक। पटना, 6 जून 2025। बिहार के विकास को लेकर केंद्र सरकार द्वारा की गई बजट घोषणाएं जहां एक और नई उम्मीदें जगाती हैं, वहीं पुरानी मांगों की अनदेखी राज्य की राजनीति में चर्चा का विषय बनी हुई है। हालिया केंद्रीय बजट में बिहार के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना, एक नए एयरपोर्ट की घोषणा और IIT पटना के विस्तार जैसे कई वादे किए गए हैं। लेकिन राज्य की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण मांगे, विशेष राज्य का दर्जा और पूर्णिया एयरपोर्ट की मंजूरी अब तक अधूरी है। क्या मिला बिहार को? वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट में बिहार के लिए कई क्षेत्रीय और बुनियादी ढांचा विकास संबंधी योजनाएं शामिल की गयी। इनमें प्रमुख घोषणाएं थी। राष्ट्रीय मखाना विकास बोर्ड की स्थापना, जिसका मुख्यालय मिथिलांचल में प्रस्तावित है। इससे मखाना उत्पादकों को बाजार, मूल्यवर्धन और निर्यात में सहायता मिलने की उम्मीद है। एक नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की घोषणा, जिसे सीमांचल क्षेत्र में स्थापित करने पर विचार चल रहा है। IIT पटना का विस्तार, जिसमें नए विभाग, शोध केंद्र और स्टार्टअप इनक्यूबेशन हब की स्थापना शामिल है। इन घोषणाओं को केंद्र सरकार ने बिहार की आकांक्षाओं को सम्मान देने की दिशा में एक कदम बताया है। अधूरी मांगे, अधूरी उम्मीदें। हालांकि दूसरी ओर राज्य सरकार और जनता की वर्षों पुरानी मांगे अब भी लंबित है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग 1 दशक से अधिक समय से चली आ रही है। राज्य का तर्क है कि वह सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा है और उसे केंद्र से विशेष आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। पूर्णिया एयरपोर्ट की मंजूरी, जो सीमांचल, कोसी और उत्तर बंगाल से जुड़ी आबादी के लिए बेहद जरूरी मानी जाती है, अब तक फाइलों में ही अटकी हुई है। राज्य सरकार का दावा है कि उन्होंने इन मुद्दों पर केंद्र से कई बार अनुरोध किया है, लेकिन अब तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। विपक्ष और विश्लेषकों की प्रतिक्रिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि केंद्र की घोषणाएं विकास की एक दिशा तो देती हैं, लेकिन अधूरी मांगों को नजरअंदाज करना जन असंतोष को बढ़ा सकता है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, हर बजट में नई घोषणाएं होती हैं, लेकिन जमीनी क्रियान्वयन और पुरानी मांगों की पूर्ति में सरकार नाकाम रही है। बिहार को अब भी नजरअंदाज किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ने पूछा, मिथिलांचल और सीमांचल के लोग हर बार घोषणाओं से बहलाए जाते हैं, लेकिन जब बात जमीन पर कुछ दिखाने की आती है तो सिर्फ फाइलें और शिलान्यास ही रह जाते हैं। बिहार के लिए केंद्र की घोषणाएं चुनावी समीकरणों को भुनाने का प्रयास जरूर हो सकती हैं, लेकिन जब तक पुरानी मांगों को भी समान प्राथमिकता नहीं दी जाती, तब तक जनता के भीतर भरोसा पूरी तरह नहीं बन पाएगा। मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट और IIT विस्तार जैसे कदम स्वागत योग्य हैं, परंतु उन्हें संतुलित विकास की दृष्टि से जोड़ने की जरूरत है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि बिहार की राजनीति की हर नई खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।